नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेघर माँ बाप। शादी के तकरीबन 7 साल बाद किसी की दवा तो किसी की दुआओं से मुश्किल से सीमा जी की गोद हरी हुई थी। उन 7 सालों में न जाने सीमा जी ने किस किस की जली कटी न सुनी होगी, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। उनके हाथ में तो था नहीं कि वो कुछ कर सकती। हाँ, उनके हाथ में इतना ज़रूर था कि वह सभी के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार कर सकती थी, जो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि पत्थर दिल इंसान का दिल भी उनके व्यवहार से पिघल जाए। लेकिन न जाने उनके कर्मों में क्या चूक हो गई, जो उन्हें कुछ न कुछ बात पर ताने सुनने को मिल ही जाते थे। लेकिन वह बेचारी अपनी आदत के चलते किसी को उल्टा जवाब न देते हुए चुपचाप रहकर सहन कर जाती थी। लेकिन एक दिन भगवान जी ने उनकी सुन ही ली। उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सीमा जी शादी से पहले ही एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका हुआ करती थी, लेकिन पहले बच्चे के गोद में आते ही उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वह अपने पहले बच्चे के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी, ताकि वे अपने बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से कर सके। फिर 2 साल के अंतर में ही सीमा जी को फिर से एक बेटे की प्राप्ति हुई। अब तो सीमा जी अपने दोनों बेटों रवि और मोहित के लालन पालन में ही व्यस्त रहने लगी। उनके पति पवन जी उन्हें कई बार कहते कि उनके दोस्त बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो हमें भी जाना चाहिए। लेकिन सीमा जी अपने बच्चों की परवरिश या उनकी तबीयत का हवाला देकर उन्हें मना कर देती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उनके बच्चे बड़े होने लगे। पवन जी के दोस्त तो हमेशा कहते, यार तुम दिन रात काम में ही लगी रहती हो, सारा समय परिवार के लिए ही लगा देते हो, कुछ समय अपने लिए भी निकाला करो। उनकी बातें सुनकर पवन जी कहते, अरे भाई आप लोग समझते नहीं हो, हमारे दो दो बेटे हैं, ये ही तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, कि वो जिन्हें अपने बुढ़ापे की लाठी समझ रही हैं, दरअसल वे ही बुढ़ापे में लाठी बनकर बरसेंगे। पवन जी अपने जमाने के जाने माने व्यापारी हुआ करते थे। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि उनके आसपास के छोटे मोटे व्यापारी भी उन्हीं के पास से सारा सामान लेकर जाते थे, जिस कारण उनकी जान पहचान बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने भले ही ज्यादा पैसे नहीं कमाए थे, लेकिन इज्जत बहुत ज्यादा कमाई थी। अब समय के साथ दोनों बेटे बड़े हुए। दोनों बेटों की शादी पवन जी ने बहुत ही धूमधाम से की। उनके घर में कई अमीर घरों से रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने गरीब घर की लड़की से अपने बेटों की शादी करवाई, यह सोचकर कि अमीर घर की बेटियों को तो कोई भी अपने घर की बहू बना लेगा, लेकिन गरीब घर की बेटियों को अपने घर की बहू बनाना सबके बस की बात नहीं। इतनी अच्छी सोच के साथ उन्होंने अपनी बहू गरीब घर से ली। उन्होंने तो भला ही सोचा था, लेकिन बहुएं भी ऐसी आई कि एक साथ इतना सारा धन दौलत देखकर उनकी आंखें चुंधिया गई। उन्होंने कभी अपने पिता के घर में भरपेट भोजन भी नहीं किया था, इसलिए जब ससुराल में इतना धन संपत्ति देखी तो उनके पैर जमीन पर ही नहीं पड़े थे। उन दोनों बहुओं में एक खूबी बहुत अच्छी थी कि वे देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जिसके कारण पवन जी के दोनों बेटे रवि और मोहित अपनी अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों अपने अपने पतियों को जैसा कहती वे दोनों वैसा ही करते। जब तक दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी, तब तक तो दोनों भाई अपने माता पिता के लिए अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन शादी होते ही ये धीरे धीरे अपने माँ बाप से इतने दूर कैसे हो गए, यह उन्हें खुद भी पता नहीं चला। पवन जी ने अपने दोनों बेटों को अपने शहर के बड़े से बड़े स्कूल में यह सोचकर पढ़ाया कि दोनों अच्छी नौकरी करेंगे, लेकिन दोनों ही पढ़ाई में इतने कमज़ोर निकले कि दोनों ने अपने पिता के बिजनेस को ही आगे बढ़ाने की सोची। पवन जी ने भी सोचा उनके बेटे हमेशा उनकी आंखों के सामने रहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, और व्यापार में उन्हें कोई ना कोई तो चाहिए था हाथ बटाने के लिए विश्वास पात्र। इसलिए उन्होंने उन दोनों को अपने कारोबार को ही आगे बढ़ाने में लगा दिया। एक दिन पवन जी ने अपने पुराने ग्राहक को सामान तो उधारी में दे दिया,
लेकिन उसका नाम अपनी डायरी में लिखना भूल गए। उस समय त्योहार का सीजन था। ग्राहक अधिक होने के कारण उनसे गलती हो गई, लेकिन पवन जी के अच्छे व्यवहार के सभी लोग कायल थे, इसलिए वे ग्राहक भी त्योहार के बाद उनकी उधारी के पैसे देने आया। जब उन्होंने डायरी खोलकर देखी तो उन्हें उनका नाम ही नहीं मिला। उन्होंने अपनी गलती उस ग्राहक के सामने ही स्वीकार कर ली कि त्योहार में भीड़ ज्यादा होने के कारण उन्होंने डायरी में तो उनका नाम ही नहीं लिखा था, लेकिन उनकी कितनी उधारी है यह उन्हें मुज़बानी याद था। जब उस ग्राहक ने उन्हें उधारी वाली रसीदें दिखाई तो उसमें भी उतना ही हिसाब था जितना पवन जी ने बताया था। उस ग्राहक की नज़रों में पवन जी की इज्जत और भी बढ़ गई। लेकिन यह सारी बातें उनका बड़ा बेटा रवि सुन रहा था। वह अपने पिता पर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने अपने मन में सोच लिया था कि वह अब अपने पिता को दुकान में कभी नहीं आने देगा। लेकिन उस ग्राहक की नज़रों में पवन जी की इज्जत पहले से भी 10 गुना बढ़ गई थी कि पवन जी कितने सज्जन व्यक्ति हैं। कई लाखों का उधारी देने के बाद भी डायरी में यह सोचकर नाम नहीं लिखते कि अगर यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो कोई भी इंसान हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता। यह बात उसने अपने और 4 दोस्तों को भी बताई। उसके 4 दोस्तों ने अपने अपने 4 दोस्तों को बताई होगी। इस प्रकार से पवन जी की अच्छाई की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। लेकिन उनके काम से नाखुश थे तो केवल उनके बेटे। उस दिन मोहित दुकान के सामान के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। दुकान पर केवल उनका बड़ा बेटा रवि ही था, इसलिए पवन जी की इज्जत बच गई, वरना रवि और मोहित दोनों ही उस दिन रहते तो पवन जी को मार भी पड़ सकती थी। रवि ने अपने पिता से इतना ही कहा, पापा आप थक गए होंगे और आपका दिमाग भी पहले की तरह काम नहीं करता, इसलिए घर पर जाइए और आराम कीजिए। जब थोड़ा हल्का महसूस करेंगे तभी यहाँ आने की सोचिएगा, वरना यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए उन पर गुस्सा होते हुए उन्हें लगभग घसीटते हुए दुकान से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया। बेचारे पवन जी उस दिन रास्ते भर रोते हुए अपने घर वापस आए। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। उन्हें घर पकड़ना ही मुश्किल हो रहा था। उनका रुआसा चेहरा देखकर सीमा जी बोली, अजी आपको क्या हो गया? आप यहाँ अचानक बिना फोन किए? आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? पवन जी ने सीमा जी को वह सारी बातें बता दी जो दुकान में उनके साथ हुई थी। सीमा जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके ही बेटे अपने पिता के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। उन्हें जब रवि के घर आने के बाद सभी के खाना खा लेने के बाद रवि को अपने पास आने को कहा तो वह अपनी माँ के पास न जाते हुए अपने कमरे में चला गया। सीमा जी को रवि का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तभी वह थोड़ी तेज आवाज में बोली, रवि मैंने तुमसे क्या कहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी रवि गुस्से से तमतमाता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला। इतने में ही मोहित भी शहर से घर आ चुका था। रवि बोला, क्यों, मैं तुम दोनों का नौकर हूँ क्या, जो तुम जब कहो तब मैं तुम्हारे पास दुम दबाकर भागा चलाऊं? और हाँ, एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। इतना कहकर वह फिर से अपने कमरे में जाने लगा। उसी समय मोहित बोला, वाह भाई वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। पापा से चुपके से साइन कराने में, नकली पेपर बनवाने में आपने मेरा सहारा लिया, लेकिन जब पैसों की बात आई तो आपने तो पूरा पासा ही पलट दिया। सीमा जी और पवन जी अपने दोनों बेटों को बुत बने देखते रह गए। समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। तभी उनके बड़े बेटे रवि ने मोहित का कॉलर पकड़ लिया और उसे मारने के लिए हाथ उठाते हुए कहा, क्यों रे, तेरी जुबान ज्यादा ही चलने लगी है। अगर वास्तव में इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, वरना तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, समझा? कहकर वह उसे मारने के लिए दौड़ा। तभी मोहित की पत्नी रीना ने रवि का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई साहब, कानून की किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, वकालत की पढ़ाई मैंने भी की है। आपने धोखे से अपने ही पिता से उनकी सारी संपत्ति हड़प कर अपने कब्जे में कर ली है।
इस अपराध के लिए 420 का केस दायर कर आपको अंदर भी करवा सकती हूँ। रीना की बातें सुनकर रवि सदके में आ गया और बोला, अरे अरे, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था। मोहित, हम दोनों अपने माँ बाप की संतान हैं, तो इनकी जितनी भी संपत्ति है उस पर हम दोनों भाइयों का बराबर का हक है ना। मैं यही कहना चाहता था। तभी रीना कुटिल मुस्कान के साथ बोली, भाई साहब, सही रास्ता ही चलिए, यही आपके लिए ठीक रहेगा, वरना आगे क्या होगा उसके अंजाम के लिए आप स्वयं तैयार रहिएगा। दोनों बेटे और बहुओं की बातें सुनकर उनके माता पिता के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर भी पवन जी ने हिम्मत जुटाकर सिर्फ इतना ही पूछा कि अरे नालायकों, तुम दोनों ने मुझसे कागज पर साइन कब करवा लिए? मुझे तो पता ही नहीं चला। तभी मोहित हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अरे बुढ़े, हमें नालायक कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो इतने लायक हैं कि अच्छा हुआ समय रहते हम लोगों ने सारी संपत्ति अपने नाम पर करवा ली, वरना पता नहीं आप तो बिना मतलब ही सारा धन यूं ही उड़ा देते। अब आपकी उम्र हो चुकी है ना, इसलिए आपके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। आप पूछ रहे थे ना कि हमने आपसे कैसे साइन करवाए उन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर। तो सुनिए, जब त्योहारों के सीजन में ढेर सारे पेपर लेने देने के हो जाते थे, तब मैं ही उन पेपर्स के बीच में कुछ पेपर्स प्रॉपर्टी के भी डाल दिया करता था, और आप पुत्र मोह में अंधे होकर हमसे बिना कोई सवाल जवाब किए बेफिक्र होकर साइन कर भी दिया करते थे। बस ऐसे ही हमने आपसे सारे पेपर्स पर साइन करवा लिए। यदि हम दोनों भाई आपस में सीधे साइन करने को कहते तो आप तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले थे, इसलिए हमें यह तिकड़मबाजी लगानी पड़ी। क्या जमाना आ गया है, आजकल बाप को अपनी ही औलाद पर भरोसा नहीं रह गया। ये औलाद भी क्या करे, बेचारों को उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने ही पड़ते हैं। कहते हुए मोहित वहां से जाने लगा। उसके पीछे उसकी पत्नी रीना भी चली गई। वैसे ही रवि भी वहां से उन्हें घूरता हुआ चला गया और उसकी पत्नी भी पीछे पीछे चली गई। पवन जी मन ही मन सोचने लगे, वाह रे मेरी औलाद, जिस औलाद के लिए मेरी पत्नी 7 साल तक रोई, बिलबिलाई, मैंने भी कहा कहा माथा नहीं टेका, तब कहीं जाकर उनका मुख देखने को मिला। लेकिन समय आने पर यही औलाद ऐसा गुल खिलाएंगे, ऐसा पता होता तो मैं तो भगवान से कभी भी संतान की आस नहीं करता। ये दोनों हम दोनों को शब्द भेदी वाण से घायल करके चले गए। इन्हें शर्म नहीं आई कहते हुए कि आजकल के माँ बाप के कारण ही उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, जबकि इन्हें शर्म आनी चाहिए थी। इन्हें उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस प्रकार से मैंने अपना खून पसीना एक करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है। ये भी तो आजकल के नौजवान लड़के हैं। मैंने इन्हें तो पढ़ाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, फिर मैंने उनकी परवरिश में कौन सी कमी छोड़ दी जो उन्हें उल्टे सीधे काम करने पड़े। ये भी तो खुद मेहनत करके मुझसे भी ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि मैं तो इनके बराबर पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और यह सोचकर उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। तभी सीमा जी उठी और अपने पति के आंसू पोंछती हुई बोली, आप क्या सोच रहे हो जी, और आपको रोना क्यों आ रहा है? हमने इन जैसे नालायक औलादों को पैदा करने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे तो अच्छा होता कि लोग तुम्हें बांझ कहकर ताने ही मारते ना, लेकिन इसके जैसे नालायक औलाद के हाथों जलील तो होना नहीं पड़ता। फिर सीमा जी बोली, हाँ जी, आप सही कह रही हैं। मुझे लोगों के तानों से उतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी तकलीफ इन नालायक औलादों की करतूतों से हो रही है। दोनों बेटे और बहुएं उनकी बातें छुप छुप कर सुन रहे थे। जो बेटे कुछ देर पहले एक दूसरे के विरोधी बने हुए थे, वे अब एक हो गए थे। दोनों ने अब एक दूसरे से हाथ मिला लिया था और अपने माँ बाप के पास जाकर क्रोधित होकर बोले, बूढ़े, तेरी ये औकात की तू हमें नालायक कहे? अरे नालायक तो तू है जो उस ग्राहक का नाम डायरी में लिखकर नहीं रख सका। तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू किसी भी काम के लायक नहीं है, इसलिए नालायक हम नहीं बल्कि तुम दोनों बुढ़े हो।
अगर वास्तव में अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से उठो और स्टोर रूम में जाकर वहाँ थोड़ी साफ सफाई करके वहीं अपने सोने लायक जगह बना लो। और हाँ, रही बात तुम्हारे खाने पीने की, तो 1 महीने तक माँ एक बेटे के पास काम करेगी तो उन्हें उसी बेटे के घर से खाना मिलेगा। तो पापा दूसरे बेटे के घर का काम करेंगे तो उन्हें उसी बेटे के घर से खाना मिलेगा। वैसे ही जब माँ दूसरे बेटे के घर 1 महीने तक काम करेगी तो उन्हें वहाँ से खाना मिलेगा, और पापा को दूसरे बेटे के घर पर काम करना होगा तो उन्हें वहाँ से खाना मिलेगा। और सोने के लिए दोनों वहीं स्टोर रूम में जाकर रात में सोइएगा। दोनों बेटों ने अपना फरमान सुनाया और जाने लगे। तभी पवन जी बोले, बेटा तुम जैसा बोलोगे हम दोनों वैसा ही करेंगे, लेकिन बेटा हम बूढ़ों पर इतना तो रहम करो। बेटा हमें अपने कमरे में तो सोने दो। तुम तो जानते ही हो तुम्हारी माँ को धूल मिट्टी से कितनी एलर्जी है, और स्टोर रूम तो कई दिनों से खुला भी नहीं है। लेकिन दोनों बेटों ने इतना ही कहा कि तुम्हें अपने घर में रहने दे रहे हैं, यही शुक्र मनाओ, वरना धक्के मार कर जिस प्रकार दुकान से निकाला था वैसे ही घर से भी निकालने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। दोनों बुजुर्ग दंपति अपना सा मुंह लेकर वहां से उठे और स्टोर रूम की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखा तो सारे सामानों पर धूल की एक मोटी सी परत जमी हुई थी। पवन जी ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और थोड़ी सी जगह की सफाई की ताकि वे दोनों बुजुर्ग दंपति वहां आराम से सो सकें। सीमा जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखों के सामने वे सारे दृश्य चलचित्र की भांति घूम रहे थे जब वे शादी कर बहू बनकर उस घर में आई थी। उनके जीवन की वे सारी परेशानियां और उनके बच्चों द्वारा दिया गया जख्म वो कितना भी भूलने की कोशिश करती, उनके जहन से निकलता ही नहीं था। यही सोच सोचकर वे बीमार सी रहने लगी। लेकिन बेटे बहू की शर्त थी कि जब तक माँ एक बेटे के घर काम नहीं करेगी तब तक उन्हें खाना नहीं मिलेगा, और जब तक पिताजी दूसरे बेटे के घर के काम नहीं करेंगे तब तक उन्हें उनके बेटे के घर से खाना नहीं मिलेगा। इसलिए सीमा जी को आराम करने की उम्र में मजबूरन काम करना पड़ रहा था, नहीं तो भूखे रहना पड़ता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दोनों पति पत्नी दिन भर अलग अलग दोनों बेटों के घर काम करते। पास पास रहते हुए भी उन्हें एक दूसरे का चेहरा तक देखना नसीब नहीं होता था। और जब रात में अपने बिस्तर पर सोने के लिए ये स्टोर रूम में जाते तो एक ही वादा सिर्फ एक दूसरे से लेते थे। सीमा जी पवन जी से कहती, चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वैसे ही पवन जी भी सीमा जी से वादा लेते कि सीमा मैं भी तो तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, तुम्हारा साथ ही तो है जो आज तक मैं इतनी परेशानियों को झेल कर भी जिंदा हूँ, वरना मैं तो उसी दिन मर गया होता जिस दिन रवि ने मुझे दुकान से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था। यह कहकर दोनों वृद्ध दंपति फूट फूट कर रोने लगे। मैं उस दिन इतना उदास हो गया था कि मैं अपने जीवन का साहस ही खो बैठा था। लेकिन फिर तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया और मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि जब मैंने दिन रात मेहनत करके इतना कुछ कमाया और सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण, जिससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, उस गलती के कारण मेरी अपनी ही औलाद ने आज मुझे धक्के मार कर बाहर निकालने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचा। वह अपनी गऊ जैसी सीधी सादी माँ पर कितना जुल्म ढा सकता है। बस यही सोचकर मैंने बेशर्मी की चादर ओढ़कर घर वापस आने का निर्णय लिया था। सीमा जी से कहकर वे भी फूट फूट कर रो पड़े। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे से वादा लेते हैं कि अपने जीवन के अंत समय तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एक दिन सीमा जी को कहकर वे भी फूट फूट कर रो लेते। सीमा जी को ढंग का खाना न मिलने और काम का भार अधिक होने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। पवन जी तो दिन भर काम करके अधिक थकान होने के कारण जल्दी ही सो गए थे, लेकिन सीमा जी बुखार और पूरे शरीर में दर्द होने की वजह से कराहती रह गई। गहरी नींद में होने के कारण उन्होंने पवन जी को उठाना उचित न समझा। फिर आधी रात को जब पवन जी की नींद खुली तो उन्होंने सीमा जी को कराते हुए सुना।
उन्होंने सीमा जी के माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रखी, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिला। फिर वे जल्दी से अपने बड़े बेटे के पास गए। उनका दरवाजा पीटा तो रवि ने अंदर से कहा, कौन है इतनी रात को? कौन दरवाजा पीट रहा है? पवन जी बोले, बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब लग रही है। बेटा बुखार, बदन दर्द की कोई दवाई हो तो दे दो। बेटा तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। तभी रवि ने तपाक से उत्तर दिया, क्यों पापा, आपको पता नहीं क्या? अभी माँ मोहित के हिस्से में है, वो उनकी तरफ काम कर रही है, तो आप उसी से जाकर दवाई मांगिएगा। मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिएगा, समझिए आप। और मुझे दोबारा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसका क्या अंजाम होगा आप तो जानते ही हैं ना। पवन जी वहां से निराश होकर अपने छोटे बेटे के पास गए और उसका दरवाजा पीटने लगे, क्योंकि वे सीमा जी की तबीयत को लेकर बहुत घबराए हुए थे। छोटी बहू रीना ने दरवाजे पीटने की आवाज सुनी तो दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वह क्या देखती है कि उसके ससुर जी दोनों हाथ जोड़े थरथर कांप रही हैं, आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। रीना ने रौब भरी आवाज में कहा, ओए बुढ़े, तुझे रात भर नींद नहीं आती क्या? तो क्या हमें भी चैन से नहीं सोने देगा? खुद तो दिन भर आराम फरमाते रहता है, लेकिन हमको तो बहुत से काम होते हैं। चलिए जाइए यहाँ से, कहकर वह फिर से उनकी बात सुने बिना ही दरवाजा बंद करने लगी। तभी पवन जी ने दरवाजे को अपने हाथों से रोकते हुए कहा, बहू, सीमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तुम्हारे पास अगर कोई बुखार और बदन दर्द की दवाई हो तो दे दोगी? तुम्हारा बड़ा उपकार होगा हम पर। कहते हुए वे फिर से अपनी बहू के सामने हाथ जोड़ने लगे, लेकिन रीना का दिल नहीं पसीजा। उसने कहा, क्यों, आप तो बड़े भाई साहब के पास काम करते हो ना, तो जाइए उन्हीं से मदद मांगिए। हाँ, अगर माँ जी खुद मदद मांगने आती तो मैं एक बार सोचती भी, लेकिन कल से तो माँ जी बड़े भाई साहब के पास जाने वाली है। इस लिहाज से मेरी न ही माँ जी की जिम्मेदारी बनती है और न ही आपकी। कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। पवन जी मायूस होकर वहां से भी वापस अपने स्टोर रूम में आ गए। सीमा जी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही थी। पवन जी उनके माथे पर गीले कपड़े की पट्टियां बदल बदल कर लगाते जा रहे थे। जैसे तैसे सुबह हुई। अब उस दिन सुबह से ही सीमा जी को दूसरे बेटे के घर काम करने जाना था, लेकिन तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से वे नहीं जा पाई। इसलिए बड़ी बहू प्रियंका आग बबूला होती हुई सीमा जी के पास गई। उस समय पवन जी सीमा जी के माथे में गीली पट्टी लगा रहे थे। उन्हें ऐसा करता देख प्रियंका आग बबूला हो गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो, अपनी उम्र का लिहाज करो। नाती पोता खिलाने की उम्र में रंगरलिया मनाने में लगे हुए हो। सारी लाज शर्म बेच खाई है तुम लोगों ने। और तू बुढ़िया ऐसे क्या लेटी है? आज तेरा काम कौन करेगा? तेरा बाप या फिर तेरे बाप ने 2-4 नौकर लगा रखे हैं? सुबह सुबह बड़बड़ाहट सुनकर छोटी बहू रीना और मोहित सभी लोग वहां जमा हो गए। तभी पवन जी को प्रियंका की बातें सहन नहीं हुई और उन्होंने अपनी बड़ी बहू प्रियंका को एक के बाद एक करके 2 तमाचे रसीद कर दिए। रवि ने आगे बढ़कर अपने पिता का हाथ रोक लिया। अब रवि से सहन न हुआ। गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उन दोनों का सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया और अपने पिता को भी लात घूंसे से मारा और दोनों को धक्का मार कर अपने घर से बाहर निकाल दिया। मोहित भी रवि का बराबर का साथ दे रहा था। वह भी अपने भाई को समझाने की बजाय अपने माता पिता का सामान फेंक रहा था और मजे भी ले रहा था। पवन जी अपने बेटों के द्वारा अपमानित होकर जिंदा नहीं रहना चाहते थे, लेकिन सीमा जी के बारे में सोचकर फिर से हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाते गए। सबसे पहले उन्होंने सीमा जी को एक ऑटो में बिठाया और एक अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाया। जब सीमा जी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई तो वे दोनों कहाँ जाएं, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, यह विचार उन दोनों के दिमाग में पनप रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तभी सीमा जी के मामा का बेटा उन्हें उसी अस्पताल में मिला
और उन्होंने बताया कि उसे दूसरे शहर में नौकरी लग गई है और उसके मम्मी पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उसके गांव वाले घर में रहने और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप लोग वहीं रह लें, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। जैसे ही कोई व्यवस्था होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों की मदद की मुझे ज़रूरत है। सीमा जी और पवन जी की तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। उन्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वे दोनों अपने मामा के खेत में मजदूरों की मदद से खूब मेहनत करने लगे। गांव की आबो हवा शुद्ध होने और वातावरण बदल जाने की वजह से सीमा जी की तबीयत में भी बहुत जल्दी सुधार आ गया। लेकिन पवन जी के मन में एक बात थी जो निकल ही नहीं रही थी। वे इस उम्र में भी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने 1-2 साल के फसल के पैसों को जमा रखा और सीमा जी के भाई से पूछा कि इन पैसों का क्या करना है। तो उन्होंने कहा, आप लोग मेहनत कर रहे हो तो उन पैसों का उपयोग आप ही कीजिए, क्योंकि मुझे अपनी ही तनख्वाह इतनी मिल जाती है कि मुझे पर्याप्त हो जाती है। पवन जी ने सीमा जी से कहा, सीमा, खेती बाड़ी का काम सीजन आने पर ही किया जाता है, तो क्यों ना हम अपना पुराना काम चालू कर दें। उसके बारे में मुझे पूरा अनुभव है। अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर से आरामदायक जीवन भी जी सकते हैं। सीमा जी आश्चर्यचकित होकर बोली, अजी, अब इस उम्र में कितना काम कर लेंगे और हमारे जीवन के दिन ही कितने बाकी रह गए हैं। पवन जी गंभीर विचार की मुद्रा में बैठ गए। तब सीमा जी ने हामी भर दी। सीमा जी के हामी भरते ही पवन जी के शरीर में मानो नई ऊर्जा का संचार हो गया। उन्होंने छोटे स्तर से ही काम करना शुरू किया। देखते ही देखते वे फिर से होलसेलर बन गए। जब उनके पुराने ग्राहकों ने सुना कि पवन जी ने फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है, तो उनके व्यवहार से प्रभावित होकर वे उन्हीं से जुड़ गए। उनके पास जितने वर्कर्स काम करते थे, उनके बेटों के खराब व्यवहार के कारण उन्होंने स्वयं ही काम छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पवन जी ने फिर से वही काम शुरू कर दिया है, तो दूर दूर से वर्कर्स सिर्फ उनके व्यवहार के कारण उनके पास जाकर काम करने लगे। तब पवन जी की आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी हो गई। अब पवन जी के वही खुशी के दिन लौट आए थे। वहीं उनके बेटों रवि और मोहित ने भी अपने पिता के बिजनेस को ही आगे बढ़ाने का काम किया। इसमें दोनों चोरी कर करके अपनी अपनी जेब गरम कर रहे थे और अपने वर्कर्स से भी ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनके व्यवहार से आहत होकर उनके वर्कर्स एक एक करके उनका काम छोड़ छोड़ कर जाने लगे, जिसके कारण दोनों भाइयों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब आए दिन दोनों भाई एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाकर आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे। तभी एक दिन उन्होंने सुना कि कोई सेठ है जो अरबपति है। उनका अरबों का कारोबार है। वह हर एक ब्लॉक में जाकर गरीब लड़कियों और लड़कों का सामूहिक विवाह करवाता है। यह बात रवि और मोहित ने भी सुनी। रवि का बेटा और मोहित की बेटी भी शादी के लायक हो गए थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे धूमधाम से अपने बच्चों की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने भी उन गरीबों के साथ साथ अपने बच्चों का फार्म भी भर दिया। जब शादी की तारीख नज़दीक आई तो मैरिज हॉल को ऐसा सजाया गया था जैसे किसी दुल्हन को तैयार किया जाता हो। लग रहा था स्वर्ग में आ गए हो। यह सब खर्च पवन जी ने ही उठाया था। सभी वर वधू के लिए पहनने के लिए कपड़े, गहने और दहेज के सारे ज़रूरी सामान जो एक सामान्य गृहस्थी में आवश्यक होते हैं, इतना सामान उन सभी वर वधू के जोड़ों को पवन जी की ओर से दिया गया था, क्योंकि उनका तो किसी भी प्रकार का कोई खर्चा था ही नहीं और ना ही किसी बेटे या बेटी की शादी करनी थी, जिसके लिए उनका धन जोड़ना ज़रूरी था। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि एक दिन वे अपने बच्चों को इतना कामयाब बनाकर दिखाएंगे कि वे दोनों भी देखते ही रह जाएंगे। लेकिन इतना नहीं सोचा था कि वे दोनों भी गरीबों की लाइन में अपने बच्चों का विवाह करवाने के लिए खड़े होंगे। उन्होंने जब बच्चों के नाम के साथ उनके माता पिता का नाम देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पहले तक उन्होंने 5 ब्लॉक में गरीब माता पिता के बच्चों की शादी करवाई थी।
तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन जब इन शादी के समय उनकी प्रतिक्रिया कुछ अलग हुई तो पत्रकारों को तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने का मौका मिल गया। उन्होंने पवन जी से प्रश्न पूछना शुरू किया कि हर बार की शादी में तो ये बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, लेकिन इस बार की शादी में ऐसा क्या हुआ जो आपकी प्रतिक्रिया में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, और इतनी उम्र में वो भी बिना किसी की मदद के इतनी सफलता पा लेना, यह सब कैसे संभव हुआ। अब पवन जी मन ही मन गंभीर हो गए। पवन जी धर्म संकट में पड़ गए कि लोगों को क्या जवाब दे। तभी सीमा जी अपनी कुर्सी से उठी और पवन जी के पास जाकर बोली, जी बता दीजिए ना, ये लोग भी तो हमारे बच्चे जैसे ही हैं। जिन बच्चों को जीवन भर की कमाई खिला दी, वे तो अपने सगे नहीं हुए। अब इन बच्चों को अपनी सच्चाई बताकर कुछ रुपए कमाने का अवसर इन्हें भी दे दो। अब तो वहाँ मौजूद पत्रकारों को मौका मिल गया कि सीमा जी के बोलने का क्या मतलब है। तब सभी पत्रकारों की जिज्ञासा शांत करने के लिए पवन जी ने उन्हें वह सारी घटना बता दी। जब से उनकी शादी हुई थी, लोगों ने उन्हें कैसे कैसे ताने दिए थे, और दोनों बेटों के जन्म लेने के बाद घर में किस प्रकार की खुशियां मनाई गई थी। लेकिन उन्हीं बच्चों ने अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को लात घूंसे मारकर, घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि समय सभी का एक सा नहीं रहता, बस वही हुआ हमारे साथ भी। हमने अपने बुढ़ापे में भी खूब मेहनत की, वह भी पूरी ईमानदारी के साथ, और हमारा व्यवहार इतना अच्छा था कि हमारे पुराने ग्राहक, पुराने कर्मचारी फिर से हमारे पास आकर इतनी मेहनत करने लगे कि हमारे बिजनेस को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में हमारी पूरी मदद की। और कहते हैं ना, एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बस यही हुआ मेरे साथ भी। इतनी बड़ी सफलता के पीछे भी मेरी पत्नी का ही हाथ है। अगर आज मेरी पत्नी सीमा जी मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। पवन जी ने जब अपनी सच्चाई बताई, अपनी सफलता का राज बताया, तो यह सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं उनके दोनों बेटों और दोनों बहुओं की नजरें झुकी हुई थी। जब पवन जी ने वहां का सारा कार्यक्रम संपन्न कर दिया और जैसे ही अपनी पत्नी सीमा जी के साथ अपनी कार में बैठने के लिए कार के पास पहुंचे, तो दोनों बेटों और दोनों बहुएं उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। सभी पत्रकार उनके पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि आप लोग कौन हैं और इन दोनों के पैर पकड़कर माफी क्यों मांग रहे हो। तब पवन जी कुछ बोलने ही वाले थे कि उससे पहले ही रवि बोल पड़ा, हम लोग पहले इनके पास काम करते थे, लेकिन कुछ गलती करने के कारण सेठ जी ने हमें काम से बाहर निकाल दिया। इसी कारण हम इनसे माफ़ी मांग रहे हैं ताकि ये हमें फिर से अपने पास काम पर रख लें। तभी पीछे से पवन जी का एक बहुत पुराना और वफादार नौकर आया, जिसे रवि जी ने जबरदस्ती चोरी का इल्ज़ाम लगाकर काम से निकाल दिया था। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, ये दोनों तो हमारे सेठ जी के नालायक बेटे हैं, जिन्होंने हमारे सेठ जी को लात घूंसे मारकर और हमारी सेठानी जी को बीमारी की हालत में घर से बाहर निकाल दिया था, और आज बदनामी के डर से अपने आप को सेठ जी का एक मामूली सा कर्मचारी बता रहे हैं। बेटा बताने में इन्हें शर्म आती है। वहाँ उपस्थित लोगों ने उनकी खूब बेइज्जती की। सोशल मीडिया में भी उनको धिक्कारा गया और पवन जी से पूछा गया कि उनके पास इतनी सारी संपत्ति है, उनका वह क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा, अब हमारा जीवन ही कितना बचा है, जब भी भगवान के पास से बुलावा आ जाएगा हम चले जाएंगे, लेकिन हाँ, ये जो सारा हमारा धन संपत्ति है उसका एक हिस्सा हम अपने पोता पोती के नाम करेंगे, और बाकी की पूरी संपत्ति को प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह में और अनाथ बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे जैसे वृद्ध लोगों की सहायता के लिए, जिनके नालायक बच्चे उन्हें उनके बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, उनके लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। फिर पत्रकारों ने प्रश्न किया, आप अपने बहु बेटों के लिए क्या देना चाहते हैं। तब पवन जी ने इसका उत्तर सीमा जी को देने के लिए कहा। तब सीमा जी निर्भीक होकर बोली,
आज तक हमने सुना है कि पूत भले ही कपूत हो जाती हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। यह कहावत तो आप लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन आज एक माता कुमाता बनना चाहती है। अगर गलती हो तो आप लोग मुझे इस बारे में समझाइएगा, लेकिन मेरा अपना विचार है। जिन लोगों के लिए हमने अपना खून पसीना एक किया, कभी कहीं घूमने नहीं गए, अच्छी परवरिश देने के चलते उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन यह बुढ़ापे की लाठी नहीं बल्कि उसी लाठी से मारने वाले बने। मुझे मरने की हालत में घर से बाहर निकाल दिया। अपने पिता को औलाद घूंसे से मार पीट कर घर से धक्के मारकर बाहर निकाला। इसलिए मैं इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ। सीमा जी के विचार सुनकर सभी लोगों ने तालियों के साथ उनके विचारों का सम्मान किया। आज उनका मन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।